नमस्कार व्यूअर्स, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस समय इंडिया के नेशनल मीडिया में ना जाने कितने लोगों ने द मक्का एकॉर्ड के बारे में एनालिसिस किया है। कुछ लोगों ने कहा इट इज अ वेरी बिग शॉक टू इंडिया। कुछ लोगों ने यहां तक कह दिया दैट दिस बेसिकली रिफ्लेक्ट्स द पाकिस्तान ग्रोइंग रोल इन द जियो पॉलिटिक्स ऑफ मिडिल ईस्ट। राइट, सो तमाम तरीके की मीडिया ने तमाम तरीके के एनालिसिस किया है। लेकिन दुर्भाग्य की यही बात है कि द एनालिसिस इज जस्ट बेस्ड ऑन इमोशनल थिंग्स, राइट, टू गेट टीआरपी, जो आज मीडिया ऑब्सेस्ड है। सो व्हेन वी नीड टू रियली अंडरस्टैंड व्हाट डू वी मीन और व्हाट सिग्निफिकेंस कैन बी डिराइव फ्रॉम दिस मक्का एकॉर्ड एंड व्हाट सिग्निफिकेंस इट इज फॉर इंडिया, इसको समझने के लिए वी नीड टू लिसन टू व्हाट world's most famous geopolitical scholars are saying. And one of the most important geopolitical scholars which writes extensively about India, it is C. Raja Mohan, जो इस समय National University of Singapore में he is also working as a professor. इंडियन एक्सप्रेस में इनका आर्टिकल आता है, जब भी आता है मैं ऑब्वियसली इस आर्टिकल का विश्लेषण करता हूँ इस चैनल पर और बात करता हूँ कि आखिर सी राजा मोहन ने अपने इस अद्भुत लेखन में किन बातों का जिक्र किया है और एक एस्पिरेंट या एक आम दर्शक को इनके इस लेखन के बारे में क्या जानना चाहिए, इसी चीज को मैं बताने के लिए इस चैनल पर रेगुलरली आता हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैंने इसी पर्टिकुलर चैनल में स्टैनली जॉनी, जो अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट जियो पॉलिटिकल स्कॉलर हैं, द हिंदू अखबार में लिखते हैं, उन्होंने भी बहुत ही ब्लंटली कहा था कि पाकिस्तान, सऊदी और टर्की की जो ये डिफेंस डील है, ये बेसिकली जो डील हुई है, ये मजबूरी की डील है, राइट, ये बेबसी की डील है। ये बताती है कि आज ये लोग कितना ज़्यादा डरे हुए हैं, कितने भय में हैं। और ये इसीलिए है बिकॉज दो दुश्मन जब एक साथ आ रहे हैं तो ये क्लियरली बताता है कि मजबूरियां कितनी बड़ी रही होंगी। और दो दुश्मन क्यों कहता है या क्यों कहा जाता है टर्की और सऊदी के बीच में, वो स्टैनली जॉनी ने उस चीज को प्रूव किया बाय रेफरिंग टू द वेरी फेमस 1814 में क्या हुआ था। 1814 में जो टर्किश एम्पायर था, जो ऑटोमन एम्पायर था, राइट, उसने इन्वेड कर दिया अरब पेनिनसुला में। उस समय जो वहां पे पहली सऊदी स्टेट हुआ करती थी, राइट, तो ऑटोमन एम्पायर जो है, जिसकी कैपिटल इस्तांबुल थी, वो कॉन्स्टेंटली अपने आप को एक्सपैंड कर रही थी। एक्सपैंड करने के बीच में जो सबसे बड़ी बाधा आई वो थी सऊदी अरेबिया में, जो उस समय सबसे पहला सऊदी स्टेट था। और जो पहला सऊदी स्टेट है वो टर्किश या ऑटोमन एम्पायर के एक्सपेंशन को रोकना चाहता था। तो उस केस में जो ऑटोमन एम्पायर है उसके लीडर मोहम्मद अली पाशा ने इन्वेड कर दिया फर्स्ट सऊदी स्टेट को, पहला सऊदी स्टेट। और हुआ क्या कि जो पहला सऊदी स्टेट है उसके जो लास्ट रूलर थे, लास्ट एमीर थे, उनके साथ उनके बच्चों को और उनके तमाम सपोर्टर्स को खुलेआम टर्की के हेगिया सोफिया में बीहेड कर दिया गया था, सर कलम कर दिया गया था, राइट, विच लेड टू बेसिकली फर्स्ट सऊदी स्टेट कमिंग टू कोलैप्स। तो आप समझिए, व्हेन सऊदी वाज टेकिंग बर्थ, द फर्स्ट कंट्री और द फर्स्ट एम्पायर टू किल सऊदी, टू डिस्ट्रॉय सऊदी, दैट वाज टर्किश, दैट वाज द टर्किश एम्पायर। एंड दैट इज बाय उसके बाद से हमेशा से टर्की और सऊदी अरेबिया के बीच में तमाम चीजों को लेकर विवाद रहा है। दोनों अपने आप को सुन्नी वर्ल्ड के लीडर मानना चाहते हैं। टर्की का कहना है कि सुन्नी का सबसे बड़ा ऑटोमन एम्पायर हमारे यहाँ था, तो सऊदी का कहना है कि मक्का मस्जिदा, मक्का मदीना, दो होली इस्लामिक साइट्स वो हमारे यहाँ है। तो इन दोनों के बीच में वर्चस्व की लड़ाई रही, चाहे वो लीबिया में रहा और चाहे वो तमाम डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में रहा। और आज देखिए ये दोनों एक साथ आ रहे हैं। चलिए पाकिस्तान की बात तो नहीं करना, पाकिस्तान तो एक तरीके का बॉडीगार्ड है सऊदी अरेबिया का, वो सी राजा मोहन कहते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, राइट, जो सी राजा मोहन ने बहुत ही आउटराइटली कहा कि पाकिस्तान एक कुछ नहीं है, वो एक बॉडीगार्ड है, बिकॉज सऊदी उसको पैसा देता है। होता है ना कि जब आपके पास बहुत पैसे हो जाते हैं तो आप बाउंसर्स रखते हो, बिकॉज सऊदी फाइनेंसेस पाकिस्तान। And if Saudi stops financing Pakistan, Pakistan is going to beg. And that's why Saudi says कि भाई मेरे डिफेंस के लिए आओ, मुझे मिसाइल दो, मुझे ये दो, मुझे न्यूक्लियर कवर दो, राइट। सो दिस इज हाउ पाकिस्तान इज जस्ट अ काइंड ऑफ अ बॉडीगार्ड who is
ट्राइंग टू डू नथिंग ओवर हियर, बट जस्ट बिकॉज इतना ज़्यादा इंडिया के प्रति इन लोग ऑब्सेस्ड हैं that to do or to give or to try to give a message to India, Pakistan has forgotten all its national interest. But anyways, पाकिस्तान यहाँ पे एक बॉडीगार्ड की तरह काम कर रहा है। तो सी राजा मोहन ने अपने इस लेखन में अगेन मक्का एकॉर्ड के बारे में काफी डिटेल में बातचीत किया है और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाक्य के बारे में बात किया। सी राजा मोहन इस लेखन को स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो 1956 से 1957 के बीच में थे, हुसैन शाहिद शुरहावादी। सुरहावादी वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे जो रिजाइन करते हैं क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इनके खिलाफ काफी ज्यादा प्रोटेस्ट होता है। अब क्यों इनके बारे में आज बात कर रहे हैं, बिकॉज अगर आज आपको इस मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट के बारे में समझना है तो इनके कुछ कहे गए वाक्य को, सुरहावादी के द्वारा कहे गए वाक्य को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। वो क्या वाक्य है? वो वाक्य है 1956 की। 1956 में स्वीज क्राइसिस था जहां पे इजिप्ट ने स्वीज कैनाल को नेशनलाइज कर दिया था, मतलब इजिप्ट की सरकार ने उसको अपने अंदर ले लिया था। उसके पहले ये ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में था। ब्रिटिशर्स को हुआ पैनिक बिकॉज स्वीज कैनाल इंपॉर्टेंट ग्लोबल ट्रेड का रास्ता है। तो ब्रिटेन की फोर्सेस, फ्रांस की फोर्सेस और इजराइल की फोर्सेस तीनों ने अटैक कर दिया इजिप्ट के ऊपर। अब इजिप्ट एक मुस्लिम कंट्री है और जैसे ही इजिप्ट कंट्री के ऊपर अटैक हुआ तो मुस्लिम कंट्रीज में वो हुई कि मुस्लिम कंट्री है तो हमें इजिप्ट के साथ खड़े रहना पड़ेगा। इसीलिए पाकिस्तान के ऊपर भी दबाव पड़ा कि वेस्ट की गुलामी को छोड़ो, टर्की के साथ, इजिप्ट के साथ खड़े रहो। और क्यों? बिकॉज उस समय पाकिस्तान जो है वो बगदाद पैक्ट का मेंबर था। बगदाद पैक्ट जो यूएस यूके ने बनाया था 1955 में, सोवियत यूनियन के एक्सपेंशन को रोकने के लिए इस पूरे इलाके में उसने एक बगदाद पैक्ट बनाया था जो आगे जाके सेंटो बना था। और इस बगदाद पैक्ट में जो अमेरिका और यूके लीड कर रहा था उसमें पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री मेंबर था। तो पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुआ। अरबिक कंट्रीज ने बहुत ज्यादा पाकिस्तान के अगेंस्ट कहा कि यार आप कैसे बगदाद पैक्ट के मेंबर रह सकते हो जब एक इस्लामिक कंट्री के ऊपर इन वेस्टर्न कंट्रीज ने और यहूदियों ने, इजराइल ने अटैक किया। तो सुरहावादी के ऊपर प्रेशर था कि क्या बगदाद पैक्ट से निकल जाए। सुरहावादी जो है वो बहुत ही रियलिस्ट व्यक्ति थे। देखिए पाकिस्तान के बारे में सब कुछ बुरा तो कहना ठीक है, बट पाकिस्तान में कुछ ऐसा भी हुआ है जिसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है और वो सुरहावादी हैं। सुरहावादी बहुत ही सुलझे हुए व्यक्ति थे। उन्होंने कहा 0+0 इज आफ्टर ऑल इक्वल टू 0, 0+0 इज आफ्टर ऑल इक्वल टू 0। क्या वाक्य है समझिए। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि आप क्या चाहते हैं कि मैं बगदाद पैक्ट छोड़ दूं और मैं किसके साथ खड़े हो जाऊं? इजिप्ट से। क्या पाकिस्तान इजिप्ट के साथ खड़े होकर क्या इनको रोक पाएगा? क्या यूएस, यूके, फ्रांस, इन कंट्रीज को हम लोग मिलकर रोक पाएंगे? तो क्या पाकिस्तान को बगदाद पैक्ट से निकलकर अपने उस रिलीजियस सॉलिडारिटी के तहत इन इस्लामिक कंट्री के साथ आकर एक साथ खड़े हो जाना, क्या इससे पाकिस्तान को कुछ फायदा पहुंचेगा? सुरहावादी ने कहा नहीं, बिकॉज पाकिस्तान 0 है, इजिप्ट 0 है और इन सबको मिला भी दो तो एवेंचुअली द सम इज गोइंग टू बी 0। इसीलिए अगर पाकिस्तान को आने वाले समय में अपने स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस को बरकरार रखना है तो इसके लिए पावरफुल एलाइज का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। इसीलिए सुरहावादी ने कहा कि ये रिलीजन के नाम पर एक साथ आना, ये कॉमन आइडेंटिटी के बेसिस पर एक साथ आना, ये बेवकूफी है। लेट्स बी प्रैक्टिकल, लेट्स बी रियल। If we are not with Americans, if we are not with Britishers, if we are not having good relations with West, then that is a big detrimental or negative factor for the development of Pakistan. जस्ट बिकॉज पाकिस्तान, इजिप्ट ये सब इस्लामिक कंट्रीज हैं और हम लोग एक साथ आ जाए, इससे कोई फायदा नहीं है। इनफैक्ट पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी लॉस होगी। तो सुरहावादी ने ये कह दिया। अब सोचिए कितना ज्यादा प्रैक्टिकल थे सुरहावादी। सही बात भी है, 0+0 इज आफ्टर ऑल इक्वल टू 0। लेकिन फिर क्या हुआ? कुछ कट्टरपंथियों ने इतना प्रोटेस्ट किया, बहुत ज्यादा सुरहावादी के पुतलों को जला दिया गया और सुरहावादी को अपने वापस शब्द से वापस लेना पड़ा, अपने इस 0+0 वाले स्टेटमेंट से बैकआउट करना पड़ा। लेकिन लेट हो चुकी थी, सरकार अगले साल गिर जाती है। लेकिन सी राजा मोहन कहते हैं कि सुरहावादी ने जो उस समय कहा था 1956 में, आज भी ये मिडिल ईस्ट के जियोपॉलिटिक्स को समझने के लिए और ये लोग जो इस्लामिक नाटो वैटो कह रहे हैं इसको समझने के लिए बहुत जरूरी है। तो इसीलिए सी राजा मोहन ने इस सुरहावादी के वाक्य को लाया कि ऑल्दो सुरहावादी की बात लोग समझ नहीं पाए बिकॉज सुरहावादी पॉलिटिकली करेक्ट थे,
बट सोसाइटी के मोरालिटी के अगेंस्ट चले गए, सोसाइटी के अंडरस्टैंडिंग के अगेंस्ट चले गए, सोसाइटी उनकी लॉजिक को नहीं समझ पाई और इसकी वजह से सुधावादी को लोग भूल गए। बट सुधावादी वो व्यक्ति हैं जो जो उन्होंने कहा था, आज 70 साल के बाद भी उनकी आर्ग्यूमेंट उतनी ही रेलेवेंट है जितनी पहले हुआ करती थी। अब एग्जाम्पल समझिए, सुधावादी ने कहा था इस्लामिक कंट्रीज के एक साथ आने से कुछ नहीं होगा और वही हुआ। यूनाइटेड अरब रिपब्लिक बनाया गया था 1998 में इजिप्ट और सीरिया के द्वारा कि एक अरबिक कंट्रीज को एक साथ आना पड़ेगा। क्या हुआ? 1961 में कोलैप्स हो गया। बगदाद पैक्ट, अगेन पाकिस्तान, ईरान, इराक, टर्की, चारों मुस्लिम कंट्री, यूके और वेस्ट के बनाए गए अलायंस पार्टनर के अंदर बनाए गए थे ये बगदाद पैक्ट। क्या हुआ? क्या ये मुस्लिम कंट्रीज एक साथ रह पाए? नहीं, 1979 में ये कोलैप्स हो गया। 1964 में टर्की, पाकिस्तान और ईरान रीजनल कोऑपरेशन फॉर डेवलपमेंट आरसीडी करके बनाया कि जो इस पूरे इलाके में डेवलपमेंट के लिए हमें एक साथ आना पड़ेगा। और ये पहला प्रयास था 3 नॉन अरब मुस्लिम स्टेट्स का आना, ये पहला था। व्हेन द 3 नॉन अरब मुस्लिम स्टेट्स केम टुगेदर फॉर देयर जॉइंट को डेवलपमेंट, व्हाट हैपेंड? इससे कोई फायदा नहीं हुआ। ये बना तो दिया गया बट इट्स बट ओनली सिंबॉलिक। देन कम टू अ वेरी बिग मुस्लिम बॉडी, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, जो ईरान में रिवॉल्यूशन आने के बाद बनाया गया था, एक सुन्नी बफर अगेंस्ट शिया रेजीम ऑफ ईरान। क्या हुआ? जीसीसी का हालत आप जानते हैं। 2017 में जीसीसी में इतना प्रॉब्लम आ गया कि अपने ही मेंबर कतर के ऊपर इन्होंने ब्लॉकेड लगा दिया गया। आज जीसीसी के कुछ कंट्रीज ईरान के साथ बहुत एक्टिवली कोऑपरेट कर रहे हैं। बाकी जो मुस्लिम वर्ल्ड के ब्लॉक्स है, अरब लीग, ओआईसी, वो भी केवल बात करते हैं, चाय पीते हैं, एक्शन कुछ होता नहीं है। सो सी राजा मोहन बेसिकली कह रहे हैं कि सुरहावादी का जो वो स्टेटमेंट था, that although all these countries they have the same identity, we all are Muslim countries, but that does not mean we can come together, that does not mean we can have collective security, that does not mean we can live peacefully and work jointly। और वो उस समय उन्होंने कहा था लेकिन लोग समझ नहीं पाए। लेकिन उसके बाद कई सारे ऐसे प्रयास हुए जब मुस्लिम कंट्रीज एक साथ आए, बट कोई भी प्रयास सक्सेसफुल नहीं रहा। ये इतिहास उस सुलहवादी के बात को प्रूव करता है। अभी देख लीजिए, पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया के साथ 2025 में बहुत धूमधाम से एक डिफेंस डील किया, राइट? बट क्या पाकिस्तान सऊदी अरेबिया ये दोनों एक साथ आते हैं? 2015 में जब सऊदी अरेबिया यमन में लड़ने चला गया, पाकिस्तान के ट्रूप्स को चाहता था कि वो सऊदी को सपोर्ट करे। इस्लामाबाद की पार्लियामेंट ने ना कह दिया कि नहीं नहीं, पाकिस्तान के ट्रूप्स नहीं जाएंगे। 2025 में डिफेंस पैक्ट हुआ, हूदी मिसाइल्स और ड्रोन्स ने सऊदी अरेबिया को लगातार अटैक किया। कहां था पाकिस्तान? पाकिस्तान के ऊपर अफगान तालिबान ने अटैक किया, कहां था? सऊदी अरेबिया। तो ये वापस से आप देख रहे हैं कि ये लोग हमेशा से आते हैं कि यस वी ऑल हैव द सेम आइडेंटिटी, बट दे ओनली कम एंड व्हेन द टाइम इज टू डिलीवर दे इवेंचुअली कोलैप्स। इसीलिए सी राजा मोहन कह रहे हैं कि नेशनल इंटरेस्ट, इन सभी देश ने अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज किया है, विच हैज ऑलवेज डिफीटेड सुपरा नेशनल आइडेंटिटी, वो चाहे एथनिक बेस्ड आइडेंटिटी हो या रिलीजियस बेस्ड आइडेंटिटी हो। एथनिक मतलब अरेबिक आइडेंटिटी के बेसिस पे ये जीसीसी ग्रुप बनाया जाए, या रिलीजियस आइडेंटिटी के बेसिस पे सऊदी पाकिस्तान या ईरान, टर्की, पाकिस्तान, जो ये सब अलायंसेस बनाए गए थे, ये कभी सक्सेसफुल नहीं रहे हैं, बिकॉज एट द एंड इन सभी के लिए नेशनल इंटरेस्ट ही अल्टीमेटली डोमिनेट किया है। तो सी राजामोहन कहते हैं कि ये बात तो क्लियर हो गया कि सुरावादी ने जो कहा था इस्लामिक कंट्रीज एक साथ काम कर सकते हैं, ये लोग एक साथ एथनिसिटी या रिलीजन बेस्ड ग्रुपिंग कर सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है, वो तो सही साबित हुआ। एक चीज जो केवल सक्सेसफुल रहा है कि केवल वही कोalitions मिडिल ईस्ट में काम किए हैं जो वॉशिंगटन ने बनाया है, जो वॉशिंगटन ने बनाया है। आखिर देखिए, जब सद्दाम हुसैन ने 1991 में कुवैत को इन्वेड किया, कहां गए मुस्लिम कंट्रीज? राइट, अमेरिका की मिलिट्री पावर ने ही ये पूरा इराक के कुवैत के इन्वेजन को बंद किया। सिमिलरली जब इन सभी मुस्लिम कंट्रीज के ऊपर, सुन्नी कंट्रीज के ऊपर ईरान के द्वारा दागे गए मिसाइल्स आ रहे थे, क्या ये लोग एक साथ काम किए? नहीं, अगेन अमेरिका की एयर और मिसाइल डिफेंस कोऑर्डिनेशन ही इनको बचा पाई। तो सी राजामोहन कहते हैं कि अरबिक कंट्री या मुस्लिम कंट्रीज जब भी एक साथ आए हैं वो कोलैप्स हुए हैं। केवल उन्हीं कोalitions एक्टिव रही है जो कोalitions अमेरिका ने वहां पे बनाए हैं।
तो अब इस कॉन्टेक्स्ट में सी राजामोहन एनालाइज करते हैं आज की बहुत ज्यादा चर्चित सऊदी टर्की डिफेंस जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट या मक्का डिफेंस एग्रीमेंट। सी राजामोहन कहते हैं कि अगेन ये जो तीन कंट्रीज आ रहे हैं इसको जो इंडिया की मीडिया या तमाम तरीके की मीडिया इस्लामिक नाटो से जोड़ रही है। ये कह रही है कि ये तीनों कंट्री एक साथ आ गए हैं बिकॉज नाउ दीज कंट्रीज आर कमिंग टुगेदर टू डिफेंड देमसेल्फ, टू शेप अ न्यू जियोपॉलिटिकल ऑर्डर इन द मिडिल ईस्ट। सी राजामोहन अगेन कहते हैं कि ये बहुत ही बेवकूफी है बिकॉज सुलहवादी के स्टेटमेंट को मत याद भूलिएगा मत। ये तीनों कंट्री एक साथ आ रहे हैं बट अगेन जब एक्शन की समय आएगी ये तीनों कोलैप्स हो जाएंगे। तो फिर सी राजमोहन कहते हैं कि आखिर ये तीनों क्यों आए हैं, तो बस एक सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है एट द एंड मैसेजिंग। ये बस मैसेज देना चाहते हैं, होगा इनसे कुछ नहीं। दे आर जस्ट ट्राइंग टू गिव अ मैसेज एंड द मैसेज इज दैट दे जस्ट वांट टू गिव अ मैसेज टू अमेरिका दैट सी डोंट थिंक कि हम लोग केवल आपके ऊपर रिलाई कर रहे हैं। यस वी आर गुड फ्रेंड्स ऑफ यू बट वी हैव कम टुगेदर टू प्रोटेक्ट आवर ओन डिफेंस। तो एक तरीके से ये बस अमेरिका की उस अनरिलायबिलिटी, क्योंकि ये तीनों अमेरिका के ही पार्टनर्स हैं, अमेरिका के डिफेंस के ऊपर सरवाइव करते हैं, सो दैट्स व्हाई दे आर जस्ट ट्राइंग टू गेट अ हेज अगेंस्ट अमेरिकन अनरिलायबिलिटी। हेज का मतलब नॉट पुटिंग ऑल योर एग्स इन द वन बास्केट। So Saudi, Turkey and Pakistan are coming together. It's not anything about Arabic, Muslim or whatever it is. वो उससे कोई लेना देना नहीं है। They are just trying to hedge against American unreliability. They are just trying to give a message to America that see, we are doing something. We are not dependent completely on you. तो इसीलिए इसको ज्यादा और ग्रैंड तरीके से नहीं देखना चाहिए, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं। आखिर रियाद और टर्की क्या ये एक साथ आ सकते हैं? कभी नहीं। क्या टर्की के ऊपर अगर इजराइल ने अटैक किया तो क्या सऊदी बचाएगा? क्या सऊदी यूएस के अगेंस्ट चला जाएगा अगर इजराइल ने टर्की के ऊपर अटैक किया तो? राइट। और अगर सऊदी अरेबिया के ऊपर राइट हूदी रेबल्स ने अटैक कर दिया यमन से तो क्या टर्की बचाएगा? तो ये क्या बात हो रही है मीडिया में कि रियाद और टर्की एक साथ एक दूसरे को बचाएंगे? इनको बचाना भी नहीं है, दे आर जस्ट ट्राइंग टू गिव अ मैसेज। और डिप्लोमेसी में मैसेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। Even if you can't do anything, but at least you're coming together, that itself is a geopolitical or diplomatic step, and that's what they are trying to do. What about Pakistan? यही सी राजामोहन कहते हैं कि पाकिस्तान जो सऊदी के फाइनेंशियल सपोर्ट से जीता है, तो पाकिस्तान जो है इट इज अ रिटेनर एंड अ कॉन्डोटियर। इसका मतलब कि वो पार्टनर नहीं है सऊदी अरेबिया का। लोग बहुत कह रहे हैं कि यार देखो इंडिया सऊदी को छोड़ दे। क्या सऊदी फुलिश कंट्री है दैट सऊदी अरेबिया विल कॉम्प्रोमाइज इट्स लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इंडिया, its biggest oil market India, its biggest energy market in India? India ke nurses, smart IT engineers, they are working in Saudi Arabia. Is Saudi Arabia foolish to go and bet with Pakistan? No. Saudi is just hiring a bodyguard to protect itself. That's it. Because if Pakistan do not play the role of bodyguard, तो सऊदी के लिए पाकिस्तान की क्या अहमियत है? भाई पैसे भी दो तो कुछ तो रिटर्न में दो, तो पाकिस्तान वही रिटर्न में दे सकता है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि यार ये सब इतना ज्यादा आप लोग मत ऑब्सेस्ड हो। इंडिया की मीडिया बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो चुकी है, बट दैट इज नॉट द रियल स्टोरी। सी राजामोहन नाउ अपनी एनालिसिस देते हैं कि आखिर है क्या, चल क्या रहा है ये पूरा। तो यहां सी राजामोहन कहते हैं कि इसके दो मैसेजेस हैं। ये पूरा जो डील हुआ है इसके दो मेजर टेक अवेज हैं। पहला टेक अवे कि ये बताता है कि अरब कंट्रीज कितने वीक हैं। उनके पास सब कुछ है, ऑयल वेल्थ है, पॉपुलेशन है, स्ट्रेटेजिक ज्योग्राफी है, रिलीजियस इन्फ्लुएंस है, बट हमेशा ये लोग आपस में बटे रहते हैं नेशनल इंटरेस्ट और राइवलरीज में। आप देखें सऊदी यूएई के बीच में क्या हुआ, अभी देखिए ईरान ओमान एक साथ आ रहे हैं। तो ये अरबिक कंट्रीज कभी भी एक साथ नहीं आ सकते हैं। इनके पास वो सब कुछ है जिसके थ्रू ये अपने आप को या इस पूरे एरिया को स्टेबलाइज कर सकते हैं, बट द हार्श रियलिटी इज दैट डिस्पाइट दैट दे आर नेवर गोइंग टू कम टुगेदर, बिकॉज इन सभी के नेशनल इंटरेस्ट राइवलरीज अलग अलग हैं। और ये जो वीकनेस है, इसी वीकनेस का जो सबसे बड़ा फायदा है, दैट हैज लेड टू एंट्री ऑफ इजराइल, टर्की एंड ईरान इन द जियोपॉलिटिक्स ऑफ मिडिल ईस्ट। जो तीन नॉन अरेबिक कंट्री है, बिकॉज अरेबिक कंट्री एक साथ नहीं काम कर रहे हैं, तो इस वीकनेस का फायदा किसको मिला है? नॉन अरेबिक कंट्रीज को। देखिए यूएई किसकी तरफ जा रहा है? यूएई की तरफ।
सऊदी की तरफ नहीं जा रहा है, ओपेक से बाहर हो गया। सऊदी किसकी तरफ जा रहा है? टर्की की तरफ। ओमान किसकी तरफ जा रहा है? ईरान की तरफ। तो अरबिक कंट्री हमेशा से एक साथ आने का प्रयास किए हैं, मैंने कई एग्जांपल लिया, जीसीसी, बट ये कभी एक साथ नहीं आ पाए हैं। और आज इसी का नतीजा है कि जो तीन नॉन अरबिक पावर्स हैं, इनको काफी ज्यादा रेलेवेंस यहां पे मिलते हुए दिख रहा है, इजराइल, टर्की एंड ईरान। सो एट द एंड अगर इस पूरे मक्का ज्वाइंट डिफेंस एग्रीमेंट में किसी की जीत दिखलानी भी है तो वो जीत टर्की की है। That Turkey entering into this particular, trying to provide that security to the Arabic countries, that clearly shows that Turkey is playing a grand role, right? तो अब सिराज अमोन आते दिल्ली के बारे में क्या है। यहां पे सिराज अमोन ने अगेन बहुत अच्छे से लिखा, कहा दिल्ली जो है, जो अनडिवाइडेड इंडिया हुआ करता था, वो एक जमाने में इस पूरे अरबिक कंट्री का सबसे बड़ा सिक्योरिटी प्रोवाइडर था। क्योंकि जो ब्रिटिश इंडिया हुआ करती थी, वो पूरे मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करती थी, सिक्योरिटी प्रोवाइड करती थी, और वो सारा हेडक्वार्टर इंडिया में था। लेकिन जब 1947 के बाद ब्रिटिशर्स इंडिया छोड़ के चले गए, और इन पर्शियन गल्फ के कंट्रीज को लगा कि जब ब्रिटिशर्स जा रहा है तो इंडिया उस गैप को फुलफिल करेगा, बट इंडिया ने किया क्या? इंडिया बिकम द बाई स्टैंडर्ड। इंडिया पूरे पिक्चर से बाहर हो गया। ये सी राजा मोहन ने कहे हैं कि गलती है। जब ब्रिटिश इंडिया जा रहे थे, क्योंकि ब्रिटिश इंडिया का कनेक्शन मिडिल ईस्ट से बहुत स्ट्रांग था, इसलिए व्हेन ब्रिटिशर्स वर लीविंग, इंडिया वुड हैव प्लेड अ वेरी एक्टिव डिप्लोमेसी इन दैट एरिया to fill that power gap which was being created, which eventually led to external powers exploiting that power gap, such as Pakistan. So India remained a big tree, but उसने परछाई नहीं दिया इन कंट्रीज को, क्योंकि इंडिया लग गया नॉन अलाइनमेंट में, इंडिया लग गया इंडिपेंडेंस मूवमेंट में। इंडिया जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हिस्टोरिकली प्ले किया है पर्शियन गल्फ सिक्योरिटी के लिए, इट बिकेम अ पैसिव बाईस्टैंडर्ड इन द मिडिल ईस्ट। अब कहते हैं कि चलिए पास्ट में तो जो हुआ हुआ, इट कैन नॉट बी अनडन, बट आने वाले समय में क्या करना चाहिए। वो कहते हैं कि देखिए, सुरहावादी के अर्थमेटिक को मत भूलिए, ये हमेशा कंट्रीज एक साथ आएंगे और ये हमेशा एक साथ कोलैप्स करेंगे। ये तभी काम कर सकते हैं जब अमेरिका का सपोर्ट रहे। इसलिए ये जो एग्रीमेंट है, ये हुआ है, ऑल्दो इसकी कोई सिग्निफिकेंस आने वाले समय में नहीं देखने को मिलेगी। एंड एनीवेज दिस अलायंस इज अगेन, दिस पार्टनरशिप इज अगेन गोइंग टू कोलैप्स। इसीलिए आने वाले समय में ये बताता है कि आज ये जितने भी अरब कंट्रीज हैं, दे आर डेस्परेट। सऊदी गोइंग टू टर्की, ये एक तरीके का होता है ना, खून का घूंट पीना, कुछ इसी तरीके का मोमेंट था। इसीलिए आज सऊदी गया है। अभी यहां पे जितने भी कंट्री हैं, सऊदी, यूएई, ओमान, कतर, बहरीन, ऑल दीज कंट्रीज आर इन अ पैनिक। क्या होगा हमारा? ईरान के अटैक को तो अमेरिका भी नहीं रोक पाया, मेरे साथ क्या होगा? इसीलिए आज ये सब कंट्री कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी चाहते हैं, बिकॉज इनकी जो एज ऑफ ऑयल है वो भी खत्म हो रही है रेन्यूएबल एनर्जी की वजह से, न्यूक्लियर एनर्जी की वजह से। इसीलिए जितने भी मिडिल ईस्ट के वनरेबल स्टेट्स हैं, वो बहुत एक्टिवली अपने रिलेशन को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, खासकर डिफेंस पार्टनरशिप। एंड दे हैव ऑलवेज लुक to have strong relationship with India, but India has always disappointed them. इसीलिए now it's the time to punch beyond our weight in the geopolitics of Middle East. Delhi should expand its own military engagement, because आज इंडिया एक strong defense power भी बन रहा है। आपने देखा defense export हमारा कितना बढ़ा है। That's why India needs to now do not play safe. Let's play the hard game. Let's play the deeper political and let's make the deeper political and security partnership. So this is C. Rajamohan says कि this is the time, because Arab countries में पैनिक है, पहले से पैनिक था, बट जो अब 28 फरवरी के बाद ईरान ने दिखाया है, उसकी वजह से ये और पैनिक में आ चुके हैं। इसीलिए नाउ इंडिया शुड ट्राई टू प्ले अ मोर बेटर रोल इन ensuring stability in the geopolitics of Middle East, because India can do that. आपके क्या व्यूज हैं फ्रेंड्स, और आप क्या सहमत हैं इस एनालिसिस के बारे में? प्लीज लेट मी नो द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अदर वीडियो। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।